Good morning everyone. Beta good morning. So from today we are starting a new chapter, new act, Sales of Goods Act 1930. Before starting एक बात मैं बताता हूं आपको कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है और जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, both act are the part of Indian Contract Act 1872. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जैसा कि ईयर से ही क्लियर है, ब्रिटिश शासन काल में बना था और इंप्लीमेंट हुआ था, और वो ही एज इट इज आज करीब करीब 150 साल के करीब हो गए होंगे 1872 से, अगर आज के ईयर में लगाए हैं आप तो एज इट इज वो लागू है। अब क्योंकि काफी बड़ा एक्ट हो गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो 1930 में जाके इसमें से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को सेपरेट किया गया और 1932 में जाके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को सेपरेट किया गया। क्लियर है? तो चाहे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें, चाहे हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें, तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो एज इट इज एप्लीकेबल है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक इतना कॉमन एक्ट है कि जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल सेटिस्फाइड होती होंगी, जो भी जब हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, तो वो हर जगह अपनी छाप छोड़ता है। और वो एक ऐसा एक्ट है कि एवरीवन इज सपोज टू नो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चाहे आपके वो कोर्स का पार्ट है नहीं है, क्योंकि वो आम जिंदगी से जुड़ा हुआ एक्ट है। और रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में हमें उस एक्ट की जरूरत पड़ती है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी उसी तरह का एक्ट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को तो मैं बिल्कुल एडिटेड नहीं बोलूंगा, उसी तरह का एक्ट है, क्योंकि वहां पर जो चीजें बताई गई हैं वो फिर भी तब जरूरत पड़ती हैं जब आप किसी यू आर एंट्रिंग इनटू ए पार्टनरशिप विद एन अदर पर्सन, अदरवाइज वो डे टू डे लाइफ का हिस्सा नहीं है। लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डे टू डे लाइफ का पार्ट है। कोई भी एक्ट जो हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हमें यह डिस्कस करना जरूरी है कि उसका दायरा क्या है, यह एक्ट कब एप्लीकेबल होगा, अपॉन which type of transaction sales of goods act 1930 will apply। कोई भी एक्ट सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट इतने कॉमन होते हैं कि वो हर एक एक्ट को लिखने में यूज होते हैं। जैसे किसी भी एक्ट का जनरली सेक्शन 1 किन बातों को बताएगा, द नेम ऑफ द एक्ट, काम का नहीं है हमारे, ना कभी पूछा जाएगा, लेकिन एक नॉलेज से आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 तीन चीजों में बात करेगा। नंबर 1 इज नेम ऑफ द एक्ट, तो इसमें क्या लिखा हुआ होगा, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एक्सटेंड टू वेयर, कहां कहां ये एक्ट एप्लीकेबल है। बहुत सारे एक्ट स्टेट वाइज होते हैं, पर्टिकुलर स्टेट में उनकी एक जुरिडिक्शन होती है। बहुत सारे एक्ट सेंट्रल एक्ट हैं, होल ऑफ द इंडिया। धारा 370 जब तक थी, तो जब तक सेंट्रल एक्ट का भी मतलब ये होता था कि एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बट नाउ जब से धारा 370 हटाई गई है, तो दिस एक्ट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर।
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो तीन चीजें कौन सी हो गई, एक तो नेम ऑफ द एक्ट, दूसरा एक्सटेंड टू वेयर, एंड द थर्ड वन इज डेट ऑफ कमेंसमेंट। ये एक्ट कब से अप्लाई होना स्टार्ट होगा, इसका कोई भी लेना देना पेपर के क्वेश्चन से नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, लेकिन नॉलेज से आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 2 किसी भी एक्ट का वो किस चीज का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन 2, वो होता है टर्मिनोलॉजी, जिसे हम कहते हैं डेफिनेशन, परिभाषाएं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, किसी भी एक्ट का सेक्शन 2, किसी भी एक्ट का इंडिया में सेक्शन 2, उस एक्ट को पढ़ने में जो टर्मिनोलॉजी लॉ मेकर्स यूज कर रहे हैं उनका लीगल मीनिंग क्या होगा। अनलेस एंड अनटिल you are able to know the legal meaning, you cannot read the act, you cannot understand the act। और स्टूडेंट सबसे बड़ी कमी ही यही छोड़ते हैं, क्योंकि वो लॉ के सब्जेक्ट को भी लाइक जैसे इकोनॉमिक्स है, लाइक जैसे बिन स्टडीज है, हेडिंग हमने याद करी, अंदर कुछ भी लिख दिया। और मेनी टाइम्स तो हमारी जो साइकोलॉजी है वो इस प्रकार भी वर्क करती है कि शब्दों का अर्थ मालूम है, हमें कंसंट्रेट रहते ही नहीं है, ना क्लास में न वैसे। तो लॉ का जो विषय है वो डिमांड करता है कंसंट्रेशन, कि जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाए, जो शब्द का अर्थ जिस एक्ट को पढ़ते वक्त बताया जाए वो आपको उसी तरीके से लेना है। अभी तक हमने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ा है, तो वो तो एक आधारभूत ढांचे की बात हुई कि अपॉन विच आवर लीगल सिस्टम वर्क। अब आज से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एग्जैक्ट एक लॉ की ब्रांच पढ़ रहे हैं। ये सिविल लॉ के अंदर आता है, क्रिमिनल लॉ के अंदर नहीं आता है, सिविल लॉ की ब्रांच है। सिविल लॉ के अंदर फिर ये एक पर्टिकुलर एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेक्शन 2 डिफाइन द टर्मिनोलॉजी विच आर यूज्ड इन द एंटायर एक्ट। सेक्शन 3 एंड ऑनवर्ड्स एक्ट स्टार्ट हो जाता है। हर एक्ट को अंडरस्टैंड करने का, स्टार्ट करने का तरीका अलग अलग है। अब जैसे इस एक्ट को मैं स्टार्ट करूंगा तो इसके चार्जिंग सेक्शन से स्टार्ट करूंगा। सर ये क्या नई बात बोल दी आपने, चार्जिंग सेक्शन। हर एक्ट का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। इसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। इसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। You need not to remember the section number in CA फाउंडेशन लेवल, कोई जरूरत नहीं है। कंपनीज एक्ट के एक बार को आप याद कर लें, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट आपका CA इंटरमीडिएट में भी है, आगे भी जा रहा है, लेकिन जो बाकी एक्ट हैं उसके रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप में से कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सर याद कर लिए तो कोई नुकसान है क्या? नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैनी टाइम क्या होता है जब आप याद कर लेते हैं तो आप कोशिश करते हैं वहां लिख के आए, लेकिन अगर गलत हो गया सेक्शन लिखने में तो नंबर कटेंगे आपके। नहीं लिखा एक बार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एट CA फाउंडेशन लेवल आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि आपकी स्टडी याद रखें, आप सेक्शन नंबर याद रखें, लेकिन हाँ जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, वो जरूर याद होना चाहिए आपको। धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो CA इंटरमीडिएट में फिर सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, केस स्टडी, केस लॉ भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम बात कर रहे थे चार्जिंग सेक्शन की। व्हाट इज द रोल ऑफ चार्जिंग सेक्शन? व्हाट इज द रोल ऑफ चार्जिंग सेक्शन? द रोल ऑफ चार्जिंग सेक्शन इज कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन are covered under the sales of goods act।
जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे उसका भी चार्जिंग सेक्शन 4 है बाई चांस, तो उसका सेक्शन 4 अलग है, इसका सेक्शन 4 अलग है। वो बाई चांस है कि वहां पे भी चार्जिंग सेक्शन 4 में दे रखा है, यहां पे भी चार्जिंग सेक्शन 4 में दे रखा है, लेकिन चार्जिंग सेक्शन का वर्क क्या होता है कि किस तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में फॉल करेंगी। पर्टिकुलर लाइफ में जब आप कोई कंप्लेन लेके जज के पास जाते हैं, जुडिशरी के पास जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी आपके एडवोकेट की होती है कि जो भी हादसा, जो भी शिकायत, कंप्लेन आपकी है, तो वो तय करे कि वो कौन से पर्टिकुलर एक्ट में फॉल करेगी। तो वो उसके चार्जिंग सेक्शन से पता लगता है। अब यहां पढ़ने में तो बड़ा अजीब सा लगता है, प्रैक्टिकली इतना इजी होते भी नहीं है। तो मेनी टाइम क्या होता है, आपके एडवोकेट से गलती हो गई, कोई ट्रांजैक्शन जानी थी ए एक्ट में और वो कंप्लेन ले गया बी एक्ट में, तो जज प्राइमा फेसी पहले ये देखता है कि क्या जो एडवोकेट लॉयर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और उनके हिसाब से एक्ट बी लगना चाहिए। अगर जज को लगेगा कि ये ट्रांजैक्शन एक्ट बी के अंदर नहीं फॉल करती है, तो वो आपके कंप्लेन को सुनवाई से ही मना कर देगा, वो सुनेगा ही नहीं, हियरिंग में ही नहीं जाएगी वो। तो चार्जिंग सेक्शन से पता लगता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके और डिटेलिंग भी होती है, और ये भी समझ लीजिए कि एक वर्ड का मतलब अलग अलग एक्ट में, अलग अलग परिस्थितियों में डिफरेंट हो सकता है। ये मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं आज, जिससे अंडरस्टैंडिंग लॉ के प्रति आपकी डेवलप हो। और जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो जो कम्युनिकेट मैं करना चाह रहा हूं आपको अपनी बात को, एग्जैक्टली वही चीज आपके दिमाग में बैठेगी। अदरवाइज कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा और उसे फिर फिल नहीं कर पाओगे आप। मैं समझाना कुछ चाह रहा हूं, आप अंडरस्टैंड कुछ करेंगे, और आपको मजेदार बात यह है लो में कि आपको लगेगा भी कि अंडरस्टैंड हो गया है। ये गलत फहमी आपको घेर लेगी। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया, वो फिर भी ठीक है। उस बच्चे से जो कहता है कि मुझे अंडरस्टैंड हो गया है, लेकिन जब उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए तो वो उसका जवाब नहीं दे पाता है, इसका मतलब उसके दिमाग में गलतफहमी है किसी भी चीज को लेके। फॉर एग्जाम्पल, इस बात का एग्जाम्पल मैं पेश कर रहा हूं कि वर्ड हैज ए डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट एक्ट। What do you mean by the term minor? How you can define minor? Who is minor? As per your opinion, जो आपने अभी तक सुना है, who is minor? Anyone? Who has not attained the age of 18 years? आप बताइए। जो अपने डिसीजन खुद ना ले सकता हो। अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं। तो दो बातें आपने बताई। एक तो आपने माइनर को डिफाइन किया कि हु इज नॉट कैपेबल टू टेक डिसीजन। ये तो डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअली डेफिनेशन देने का पर्पज ही क्या होता है लॉ मेकर्स का, कि डेफिनेशन शुड बी प्रिसाइज।
एंड क्लियर। अगर इस तरह की डेफिनेशन दी जाएगी कि माइनर इज वन हु कैन नॉट टेक डिसीजन, तो हाउ यू कैन डिसाइड एट व्हाट एज एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो देनी पड़ेगी ना आपको। किसी को देख के आप कैसे पता लगा सकते हैं, जज कर सकते हैं कि कौन डिसीजन ले सकता है, कौन नहीं डिसीजन ले सकता। तो ऐसे तो हो सकता है कि 35 साल का व्यक्ति भी माइनर ना कहलाए, और हो सकता है 10 साल का बच्चा भी माइनर कैटेगरी से बाहर रह जाए। तो डेफिनेशन का पर्पज ही होता है कि आपकी चॉइस पर ना छोड़ा जाए जी। लो शुड बी क्लियर, वर्ड शुड बी क्लियर। जहां तक दूसरे पार्ट की बात है आपकी कि सर मैरिज के केस में 21 ईयर, तो वो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्ड कोई भी है डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट एक्ट। वो मैं एग्जांपल लेता कि माइनर की जो डेफिनेशन है वो हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो कुछ एक्ट में एप्लीकेबल है। लेकिन जब हम माइनर की बात करते हैं मैरिज एक्ट के हिसाब से कि मैरिज की एज क्या है, क्योंकि वहां पे भी लिखा हुआ है कि माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मैरिड विथ समवन, तो वहां पर माइनर की डेफिनेशन अलग है। और पहले मेल और फीमेल के लिए अलग थी, अब वो भी एक ही कर दी गई है। पहले मेल के लिए 21 ईयर्स थी और फीमेल के लिए 18 ईयर्स थी। अब फीमेल को भी माइनर की कैटेगरी में 21 साल तक रखा गया है एज पर द मैरिज एक्ट, एज पर द मैरिज एक्ट। लेकिन बहुत सारे एक्ट के लिए माइनर 18 ईयर से पार होते ही वो मेजर बन जाता है, वोटिंग का राइट आ जाता है 18 के बाद। तो इस छोटे से उदाहरण से मैं ये एक अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा था आपको कि कोई भी लॉ पढ़ते वक्त उसकी टर्मिनोलॉजी का, उसकी डेफिनेशन का कितना बड़ा रोल है। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मैं कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपको लगेगा कि सर ये तो आता है मुझे, पता नहीं कौन से कीवर्ड में बोल दूं और उसी का फिर यूज आगे की अंडरस्टैंडिंग में होगा। क्लियर होगी बातें? तो ये स्टाइल भी डेवलप कर रहा हूं मैं कि हाउ लॉ शुड बी अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन की। चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर कवर्ड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। किसी भी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाट कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड unless and until condition mentioned under the charging section are satisfied, no transaction will fall under a particular act। और हर लेटर इसका एक कीवर्ड होगा। जिस तरीके से मैंने यहां पर चार्जिंग सेक्शन को लिखा हुआ है, एक्ट बनाने वालों ने ऐसे नहीं लिखा हुआ, वो तो पूरा पैराग्राफ लिखते चले जाते हैं जैसे आप कोई भी थ्योरी लिखते हो। पेपर में भी आपको उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। एक बार को इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन मैं अगर लॉ मेकर्स की बात करूं तो वो बुलेट फॉर्म में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करते, वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन मुझे आपको अंडरस्टैंड करवाना है कि किस किस वर्ड पर आपको ध्यान देना है। दैट्स वाई मैंने इस डेफिनेशन को पार्टों में डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 of the Sales of Goods Act 1930, contract or sale of goods, contract और sale of goods, ये जो contract और sale है ये अपने आप में कीवर्ड है। और लिखते वक्त आपको क्या लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर क्यों करते हैं लॉ के पेपर में? जो भी बच्चा अनसक्सेस हो रहा है सी फाउंडेशन में, मेजोरिटी जो रोल है वो इस पेपर 2 का ही है। पेपर 2 खतरनाक नहीं है, आसान है।
लेकिन आपको साइकोलॉजी से बाहर निकलना पड़ता है, जो 12th तक की साइकोलॉजी है थ्योरी को पढ़ने की, उससे बिल्कुल बाहर निकलना पड़ेगा। मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी अगर नीचे एक डायग्राम पर नजर डालें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सेल वर्ड है और एग्रीमेंट ऑफ सेल है। कहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एप्लीकेबल होगा, कहां सेल एप्लीकेबल होगा, कहां एग्रीमेंट टू सेल होगा, इसके पीछे भी लॉजिक और कॉन्सेप्ट है। गलती क्या होती है, हम इन तीनों वर्ड में क्योंकि अंतर नहीं समझते तो कहीं पर भी कोई भी लगा देंगे, और वो एक जो तरीका है लोग को पढ़ने पढ़ाने का, जब आप डिफरेंस नहीं समझते तो वो आसान लगता है लेकिन वो रोंग है। आपको ये पता ही नहीं लगता कभी भी कि नंबर आपके कहां डिडक्ट हो रहे हैं, कहां खत्म हो रहे हैं। आप देखिएगा ज्यादातर बच्चों से डिस्कस कीजिएगा, उन्हें इन टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस नहीं पता होता है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट और सेल हर जगह इस्तेमाल नहीं होगा। एज ए सेल, कॉन्ट्रैक्ट और सेल के अंदर दोनों चीजें, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। आप मोटे मोटे तौर से समझिए कि सेल में अलग तरह की ट्रांजेक्शन कवर होगी, एग्रीमेंट टू सेल में अलग तरह की ट्रांजेक्शन कवर होंगी, और जब हमें दोनों को इकट्ठे बात करनी पड़ रही है तो वहां बात करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। लेकिन केवल एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। आप इस तरह समझ लीजिए कि आपको अपने मम्मी पापा को कंबाइंडली संबोधित करना है, तो क्या बोलेंगे? सपोज कि आपके मम्मी पापा दोनों आ रहे हैं आज मेरे से मिलने, तब ये कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली समझ जाऊंगा खाली मम्मी आ रही हैं। तो आप ये नहीं कहते कि पेरेंट्स आए, मम्मी आ रही हैं। आपको अलग अलग एड्रेस करना है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये भी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये सिचुएशन कब अराइज होंगी वो तो अभी सब हम सीखेंगे। सेल किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा, एग्रीमेंट टू सेल किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा, तो जो पर्टिकुलर उस सिचुएशन की बात हो रही है तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल इस्तेमाल करना है। जब कंबाइंडली हम बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इस्तेमाल करना है। चार्जिंग सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट टू सेल क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि सेल के अंदर जो ट्रांजेक्शन कवर्ड होंगी उनके ऊपर भी सेल्स को चेक लगना है, और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो ट्रांजेक्शन कवर होंगी उसके ऊपर भी सेल्स को चेक करना है। तो इसलिए उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया चार्जिंग सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ऑफ गुड। और अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन ना करूं, आप कितना भी रट्टा मारें, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप जब लिखेंगे तो आप यहां से स्टार्ट करें, सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल भूल ही जाए आप उसके लिए क्या लिख सकते हैं? सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब बाकी सिर्फ चीजें वही लिखें, तो एग्जामिनर बिल्कुल समझ जाएगा कि आपको इन तीनों टर्मिनोलॉजी का ज्ञान ही नहीं है। ये गलतियां ही तब होती हैं क्योंकि जब तक आपका कंसंट्रेशन गया नहीं इधर कि नहीं हमें यहां पर क्या लिखना है, तो गलतियां होंगी ही होंगी। आप एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट बाकी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है ना कि सेल में क्या डिफरेंस है, एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए वाइडर टर्म। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कवर बोथ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सर सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है, मैं बताऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, गुड्स इज ऑल्सो डिफाइंड। जिस भी ट्रांजेक्शन की आप बात कर रहे हैं, unless and until that is covered under the definition of goods, contract of sale या sales of goods act will not apply। सबसे पहले तो जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, जो हम राइट्स और ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि वो डिस्प्यूट, वो ट्रांजेक्शन क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर फॉल भी करती है या नहीं करती है। अगर वो ट्रांजेक्शन फॉल करती ही नहीं है
तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आप या किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आप क्या लेने आए हैं? कैसे अपने राइट्स और लायबिलिटीज को डिसाइड करवा पाइएगा? क्योंकि राइट्स एंड लायबिलिटीज एक्ट वाइज भी डिफाइंड होते हैं, और मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है, मैं यहां ज्यादा डिस्कस तो नहीं करूंगा, कि एक जो परिस्थिति है वो एक से ज्यादा एक्ट में जा रही है, एक से ज्यादा एक्ट की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है लोग, और उसमें भी एडवोकेट का बड़ा रोल होता है, अगर उसे जानकारी है। क्या रोल होता है कि जहां पर क्लाइंट को ज्यादा फायदा है उस एक्ट में वो केस ले जाए, क्योंकि एक में हो सकता है ज्यादा फायदा, एक में हो सकता है कम फायदा हो, लेकिन वो सब नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक तरह का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये डिफाइंड होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि वो बड़ा एक्ट है। देखा जाए सबसे पहले वही हमें पढ़ना चाहिए था, बेस है वो सबका, लेकिन स्टूडेंट धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, तो जनरली हम पहले छोटे छोटे एक्ट लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का भी लीगल मतलब तो आपको नहीं पता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आईसीए, फिर भी आप ये समझ लीजिए कि एक पार्टी ऑफर दे रही है, दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस कर रही है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दोनों पार्टियों की कुछ लायबिलिटीज आती है, दोनों पार्टियों के कुछ राइट्स आते हैं। एक पार्टी ऑफरर जो ऑफर दे रही है, एक पार्टी ऑफरी जिसे ऑफर दिया जा रहा है। मोटा मोटा ये समझ लीजिए। वैसे तो जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टडी करेंगे तो डिटेलिंग तो तब हो ही जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कि when one party offers something to another and another party accepts, then it becomes an agreement, or agreement becomes a contract if certain conditions are satisfied। तो उसकी भी कंडीशन होंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मोटे मोटे तौर से सेल ऑफ बायर की बात हो रही है, तो सेल ऑफ गुड्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि आइदर बायर ऑफर्स और सेलर ऑफर, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें इस्तेमाल हो रही हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो इट मींस ट्रांजैक्शन इज नॉट कवर्ड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्लियर हो गई? मेनी टाइम्स आपने देखा होगा, गवर्नमेंट को जब कोई प्रोजेक्ट, खासतौर से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो जमीनें किसानों की अपने पोजेशन में लेती है, उसे कहते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन एक्ट। उसमें ओवर एक्सेप्टेंस नहीं होता कि किसान बेचना चाहे नहीं बेचना चाहे, उसमें सरकार तय करती है कि हम आपको सर्किट रेट में मुआवजा दे रहे हैं और आपको ये जमीन हमें देनी पड़ेगी। तो वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि एक पार्टी ऑफर दे रही है, दूसरी पार्टी की स्वतंत्र इच्छा है, फ्री कंसेंट है कि वो उसे स्वीकार करे या ना करे, करना ही पड़ेगा। तो आप सोचिए कि क्या वो ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट है? मैं केवल कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए, क्योंकि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं स्टडी किया है, तो मोटा मोटा तो समझ में आ जाए, उतनी की ही जरूरत पड़ेगी मुझे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को पढ़ाने में, पूरी डिटेलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां वन साइडेड आपको बात माननी पड़ेगी, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं आपको,
कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो आगे के लिए भी जरूरी है। हिंदुओं की शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन मुस्लिमों की शादी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आती है। तो और भी एक्ट लगते हैं, ऐसा नहीं कि खाली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग जाता है। मुस्लिमों की शादी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आती है। जो उनके पर्सनल लॉ है वो भी लगते हैं, क्योंकि आपने मुस्लिमों की शादी में देखा होगा कि जिस दिन शादी है उस दिन मौलवी जी बीच में बैठे रहते हैं, एक पर्दा पड़ा रहता है, पर्दे के पीछे लड़का, एक पर्दे के पीछे लड़की। मौलवी साहब जाते हैं, लड़के से पूछते हैं कबूल है, उसने कहा कबूल है कबूल है कबूल है, फिर लड़की से पूछते हैं, तो इसका मतलब रजामंदी ली जा रही है। तो कुछ हद तक वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है उसके अंदर। मैं मोटा मोटा बता रहा हूं आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ये कॉन्ट्रैक्ट गुड्स मुझे बताना है, वे बाय सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर। ये ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर भी अलग अलग इस्तेमाल होंगे। वेयर द सेलर ट्रांसफर, इसका मतलब है इमीडिएट। जब इमीडिएट ट्रांसफर करने की बात होती है, क्या ट्रांसफर करने की बात होती है मैं बताता हूं मैं। तो वहां चीज आएगी सेल और वहां वर्ड लगेगा ट्रांसफर। तो जहां एग्री टू ट्रांसफर करने की बात होती है, यानी कि आप इमीडिएट ट्रांसफर नहीं कर रहे, एट ए फ्यूचर डेट को ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर क्या कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा। तो वहां एग्रीमेंट टू सेल होता है, वहां एग्रीमेंट टू सेल होता है। जो नीचे बता रखा है ना मैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो एग्री टू ट्रांसफर जब भी बात है, एग्री टू ट्रांसफर का मतलब है सेलर वांट टू ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर मैं नीचे बताने वाला हूं आपको, एट ए फ्यूचर डेट, नॉट इमीडिएटली। तो वहां वर्ड इस्तेमाल होगा आपका एग्री टू ट्रांसफर और एग्रीमेंट टू सेल। व्हेन सेलर वांट टू ट्रांसफर समथिंग, वो समथिंग क्या है वो भी मैं बता रहा हूं आपको, बट इमीडिएटली, तो वहां वर्ड इस्तेमाल होगा ट्रांसफर और दैट इज ए सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, वेदर सेलर वांट्स टू ट्रांसफर इमीडिएटली और एट ए फ्यूचर डेट, बिकॉज बोथ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट, तो दैट्स व्हाई द वर्ड यूज्ड इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब आपको दोनों तरह की बात करनी है, जनरल बात करनी है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोई पर्टिकुलर परिस्थिति की बात करनी है तो वहां फिर ये सेल और एग्रीमेंट टू सेल आता है। एक बार को, क्योंकि फाउंडेशन है ये, एक बार को आपको कहीं सेल लिखना था, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिख गए, दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे तो ठीक ही है। एक बार को एग्रीमेंट टू सेल लिखना था, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिख गए, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ही तो एग्रीमेंट टू सेल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बहुत बड़ी दिक्कत है, आप ये कह रहे हैं कि मम्मी आ रही है, तो आप मुंह से निकल जाता है सर मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं, या मम्मी आ रही हूं, ये आ रही है मम्मी नहीं पापा आ रहे हैं। पापा मम्मी को रिप्लेस नहीं कर सकते आप, वो तो भारी भरकम गलती है ना। तो जहां सेल आना था वहां एग्रीमेंट टू सेल नहीं रिप्लेस होगा, जहां एग्रीमेंट टू सेल आना था वहां सेल रिप्लेस नहीं हो सकता, अदरवाइज नंबर डिडक्ट होंगे ही होंगे आपके। एक बार को जहां सेल या एग्रीमेंट टू सेल अकेले आना था, वहां उसकी जगह उसका बाप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखा जा सकता है, वो इतनी बड़ी गलती नहीं मानी जाएगी। क्लियर? द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रतिभा, मालूम होगा, सब पागल ही रहते हैं प्रॉपर्टी के लिए। तो क्या होता है, जो भी हमारे पास संपत्ति जायदाद होती है, एक्चुअली इट इज ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। मैं फाउंडेशन से सिखा रहा हूं आपको, तो दैट कि आपको सी इंटरमीडिएट और फिर सी फाइनल में प्रॉब्लम ना आए। आप अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन ये मतलब है नहीं यहां पर। और ये गलतियां क्यों होती हैं,
और इन्हें कैसे आप दूर किया जा सकता है कि जो मतलब आपने बताया है उस मतलब को लगा के देखिए। प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति जायदाद, लाइक हम ये कह सकते हैं कोई चीज, गुड्स कह सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर एग्री टू ट्रांसफर द गुड्स या द एसेट, फिर आगे का लिखा हुआ है इन गुड्स टू द बायर। तो बड़ा एब्सर्ड सा मीनिंग नहीं निकल रहा, दो बार एसेट टाइप आ गए। गुड्स भी एक तरह के एसेट ही है, मतलब गुड्स इज डिफाइंड। प्रॉपर्टी एक्चुअली एक तो एसेट के रेफरेंस में ली जाती है और दूसरा ओनरशिप भी मतलब होता है। प्रॉपर्टी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है और एक जनरल प्रॉपर्टी होती है। ये अगर हमें पहले से पता होता, मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आपको पहले से पता होगा, कभी आप ये सोचें कि यार मुझे क्यों नहीं पता। मैं आपको केवल सिचुएशन बता रहा हूं कि अगर ये पता होता तो आप सही मीनिंग पे पहुंच जाते। तो मैनी टाइम्स हम सही इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक वर्ड का मीनिंग एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज करते हुए जाते हैं, जबकि वो वर्ड अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी का मतलब है वो है ओनरशिप। यहां पर जो प्रॉपर्टी का मतलब है वो क्या है, ओनरशिप। क्लियर होगी बात? यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द ओनरशिप इन गुड्स। आप समझ में आ रही होगी बात, इन गुड्स टू बायर फॉर ए प्राइस। ये प्राइस भी डिफाइंड है, unless and until transaction is supported by price, that transaction will not cover under the sales of goods act। पूरा एक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं और 90% बच्चे बेसिक्स क्लियर नहीं होते उनके, और कंप्लेन रहती है कि हम तो बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, तो नंबर पता नहीं आईसीआई क्यों नहीं दे रहा। एक्चुअली मेरा मानना ये है, टीचिंग ऑफ लॉ इज वेरी इजी एज वेल एज वेरी टफ। तो ये क्या करो, या तो इजी कहो या टफ कहो, दोनों बातें एक साथ क्यों करो। टीचिंग ऑफ लॉ इज वेरी इजी बिकॉज जो सामने वाला बच्चा बैठा, स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो जीरो है, उसे कुछ भी पढ़ा तो समझ में आ जाता है, उसकी नॉलेज जीरो है, उसे जैसे भी पढ़ाओगे गौ है वो बेचारा। और टीचिंग ऑफ लॉ इज वेरी टफ बिकॉज जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसके लिए फिर टीचर को भी वो एग्जैक्ट मीनिंग मालूम होने चाहिए। हाँ, स्टूडेंट इतना कैपेबल तो होता है कि अगर वो दो अलग अलग टीचर से उस सब्जेक्ट को पढ़ ले, और उन दो अलग अलग से जो एक नॉन कॉन्सेप्चुअल वे में चल रहा है और एक कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ रहा है, तो आराम से स्टूडेंट समझ जाएगा कि विच वे इज राइट। इतने तो आप कैपेबल हो। वो दो ऐसे टीचर जरूर हमें देखने पड़ेंगे जो एक कॉन्सेप्चुअल है, एक नॉन कॉन्सेप्चुअल है। दो टीचर देखे दोनों ही नॉन कॉन्सेप्चुअल है तो आपको अंतर समझ में नहीं आएगा, दोनों का एक ही मेथोडोलॉजी होगी। तो कौन कौन से कीवर्ड है इसके अंदर? गुड्स हमें देखना है मेन, तो प्राइस हमें देखना है मेन, बाकी तो हम कॉन्ट्रैक्ट क्या है क्या नहीं है वो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो गया। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, सेलर बायर एज सच
इनकी डेफिनेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर मैंने बता ही दिया साथ के साथ कि ट्रांसफर का मतलब होता है इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर करना। अब ओनरशिप भी समझ में आ गई ना। व्हेन ए ट्रांजेक्शन कवर्स immediately transfer of ownership, then it is a sale. When a transaction covers transfer of ownership at a future date, then it is covered agreement to sale. But sale and agreement to sale are both covered under the contract of sale if other conditions are satisfied. Clear है? मेन जो डेफिनेशन हमें देखनी है वो गुड्स की देखनी है। सेल और बायर एज सच कोई अलग से डिफाइन नहीं है, बस ये जरूर है कि दो अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। सेलर एंड बायर मस्ट बी सेपरेट। दैट्स व्हाई ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म व्हेन ए पार्टनर परचेजेज goods related to the firm, it is not covered under the contract of sale. 12th में आपने अकाउंटेंसी खूब करी होगी, मस्त। वहां पे आपने देखा होगा कि रिजोल्यूशन के समय कोई पार्टनर कोई एसेट ले रहा है, कोई पार्टनर कुछ ले रहा है, कोई डेटर्स को ले लेता है, कोई स्टॉक को ले लेता है। तो वेदर दैट ट्रांजेक्शन आर कवर अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आंसर इज नो। व्हाई? द रीजन बीइंग as per the general law, firm and partner are not separate. आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा अगर केस स्टडी आती है। ये ट्रांजेक्शन आपने कह तो दिया कि कवर नहीं है, रटने से काम नहीं चलेगा। अब जैसे हमारा आंसर ठीक हो गया, उन्हें लॉजिक चाहिए, आंसर चाहिए, जिससे पता लग पाए कि आपको लो क्लियर है या नहीं है। बिकॉज इन दिस केस टू सेपरेट पर्सन आर नॉट देयर। Because as per the general law, firm has no legal existence separate from partner. सेल और बायर का सेपरेट होना जरूरी है, लेकिन यही काम अगर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के केस में कंपनी करे तो ट्रांजैक्शन कवर्ड हो जाएगी, बशर्ते कि बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस समय मैं जिस पॉइंट को उठा रहा हूं, मैं सेल और बायर को उठा रहा हूं, तो मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सेल और बायर के ऊपर है, गुड्स के ऊपर नहीं है, मेरा प्राइस के ऊपर नहीं है। मेरा गुड्स को जब मैं समझाऊंगा तो फिर गुड्स को ही समझाऊंगा मैं, प्राइस को जब समझाऊंगा तो सिर्फ प्राइस को समझाऊंगा। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे, जब केस स्टडी की बात आएगी, तो मैं इकट्ठे सब चीजों को ध्यान में रखूंगा। क्लियर होगी बातें? सेकंड डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, गुड्स। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 90% ऑफ स्टूडेंट आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल। वो केस को ही नहीं समझ पाते हैं। आंसर तो बात की बात है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी भी डिफाइंड है, लेकिन यहां जितना मतलब आपको मालूम है उतने से मेरा काम चल जाएगा, इसलिए मैं उसे डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूं। अदरवाइज खाली मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही पूरे 2 लेक्चर दिए जा सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कि वास्तव में कोई चीज मूवेबल है या नहीं है। इन प्रैक्टिकल लॉ में बड़ा पैसा है। जैसे आजकल एआई जो है वो जॉब खा रहा है, लॉ में कभी नहीं खा पाएगा। एआई भी बता देता है इन लीगल मैटर। अगर आप कोई लीगल मैटर के ऊपर ओपिनियन लेना चाहें, वो डिस्क्लेमर दे देगा। अभी एआई बहुत पावरफुल हो चुका है, आगे और भी होगा, लेकिन फिर भी एक बहुत लंबे पीरियड तक, मुझे ऐसा, मैं असंभव तो बिल्कुल नहीं कहता जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन एक लंबे समय तक अभी वो इन लीगल मैटर ह्यूमन बीइंग के माइंड को रिप्लेस नहीं कर सकता।
इन जनरल वो वही तो सही होता है जहां पर किसी भी चीज का साइंस के क्वेश्चन में जवाब दे देगा, वो एक ही आंसर होते हैं। लेकिन जहां पर जरा जासी चीज में डिफरेंस पाया जाता है, सिचुएशन परिस्थितियों का आकलन करना, अभी एआई इतना पावरफुल नहीं है। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ऑल्दो मूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो डिफाइंड, बट हम उसे कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एज पर योर ओपिनियन व्हाट इज द मूवेबल प्रॉपर्टी? आप अपनी भाषा में अगर समझाएं कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। सारे टेंजेबल, टेंजेबल एसेट्स क्या होते हैं? विच यू कैन टच, you can touch on land or not, but land is movable। एक्चुअली मूवेबल का जो आपके ओपिनियन में आंसर होना चाहिए था, नहीं आपको नहीं पता लग पा रहा, विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इमूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन नॉट मूव। इतने से ही मतलब है फिलहाल आपका, इतने से ही मतलब है। अदरवाइज अगर हम लीगल भाषा में इसे भी आकलन करेंगे तो लंबा होता चला जाएगा, और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। रिक्वायरमेंट होती तो चाहे कितना भी लंबा होता फिर हम करते होते। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय ए लैंड, वेदर purchase of land is covered under the sales of goods act? नहीं, because this transaction does not involve goods. This transaction does not involve goods unless until all condition under section 4(1) is satisfied, no transaction is covered। तो आपको पूरा लॉजिक स्टार्ट कैसे करना है, फिर एंड कैसे करना है, किस टॉपिक के ऊपर वो क्वेश्चन है, वो सब आपको बताना है। राइटिंग प्रैक्टिस भी मैं डेवलप कराऊंगा, क्लियर है। बट इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज ए फैन, देन परचेजिंग ऑफ फैन इज कवर्ड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बिकॉज फैन इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, एक्शनेबल क्लेम को भी बताऊंगा। ना तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स है और ना ही मनी गुड्स है, क्लियर है। ना तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स है और ना ही मनी गुड्स है। मनी का मतलब है प्राइस, प्राइस भी डिफाइंड है। और एलोबरेट करूं मैं, लीगल टेंडर लिख लीजिए साथ के साथ, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको साथ के साथ ये याद रहेंगे, तो टाइम कम वेस्ट होता है आपका चीजों को अंडरस्टैंड करने में। अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, मनी अगर हम लास्ट मतलब देखें तो लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है? जो फिलहाल करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चल रही है। आपने देखा होगा मार्केट में कटे फटे पुराने नोट के बदले में नए नोट दिए जाते हैं। वेदर दैट ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आंसर इज नो। आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, एक मनी वेस्टर्न यूनियन एजेंसी, बहुत सारी और भी एजेंसी जो फॉरेन एक्सचेंज आपको देती हैं। अमेरिका में तो इंडियन रुपीज चलेगा नहीं, डॉलर चलेगा। ज्यादातर बाहर की कंट्रियों में डॉलर चलते हैं, या तो उस देश की करेंसी चलती है या इंटरनेशनल करेंसी के रूप में डॉलर चलता है, अमेरिकन डॉलर। तो यू वांट टू परचेज सम डॉलर, तो वेदर परचेजिंग ऑफ डॉलर इज कवर्ड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बताइए। आंसर इज यस।
एक्चुअली किसी भी ट्रांजेक्शन को सेल्स और गुड्स एक्ट में कवर होने के लिए वन साइडेड गुड्स, वन साइडेड प्राइस होना चाहिए। वन साइडेड गुड्स और वन साइडेड प्राइस। जब आप इंडियन करेंसी नोट फटे कटे पुराने नोट के बदले जाते हैं, तो वो कटे फटे पुराने नोट भी प्राइस है, और जो आपको दूसरी तरफ से दिया जा रहा है वो भी प्राइस है, तो गुड्स सही नहीं ना वहां पर। लेकिन अगर आप फॉरेन एक्सचेंज डॉलर ले रहे हो तो डॉलर ही नोट है प्राइस। प्राइस क्या है? सिर्फ जो लीगल टेंडर है। तो व्हेन यू परचेजिंग डॉलर, सिंगापुर डॉलर, थाई बात, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी, पाकिस्तान रुपया, देन दैट ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स। एक तरफ से गुड्स, एक तरफ से प्राइस ही होना जरूरी है। अगर दोनों तरफ से गुड्स हो गया तो वो बार्टर सिस्टम है, वो भी कवर नहीं होगा। आप पुराने कपड़े जो होते हैं उनके बदले में बर्तन घर की महिलाएं लेती हैं, तो दोनों तरफ से गुड्स है, तो वो भी सेल्स और गुड्स एक्ट के अंदर कवर नहीं है। गेटिंग दिस पॉइंट? कोई भी डाउट हो बता दीजिए। देख लीजिए आज पूरे 1 घंटे में, 1 घंटा होने वाला है, उससे भी ज्यादा ही हो जाएगा, ये 4 लाइनें ही खत्म हुई हैं। अदरवाइज 4 लाइनें तो आपकी 4 मिनट की थी। Goods means every kind of movable property other than exchangeable claim and money and includes stock and shares. ये स्टॉक क्या है? And includes stock and shares. What is the meaning of stock? ये क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है। वही क्लोजिंग स्टॉक, ये शेयर मार्केट वाला स्टॉक है। इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन, कि आप मीनिंग कैसे निकालोगे। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक वाली बात कर रहे हो तो फिर ऊपर क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और एक्चुअली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है, ऐसा नहीं है कि केवल दुकानदार, एक बिजनेसमैन अगर कोई चीज सेल करेगा वही लगेगा। मैं एक प्रोफेसर हूं, मेरा काम पढ़ाने का है, मेरा काम अपने पुराने एसी बेचने का नहीं है, मेरा काम अपनी पुरानी बेंचें बेचने का नहीं है। लेकिन इफ आई एम प्लानिंग टू रिप्लेस ऑल फर्नीचर, देन आई डिसाइडेड कि सेल ऑफ करूंगा मैं अपना सारा पुराना फर्नीचर, उसकी जगह नया मॉडर्न फर्नीचर लेकर आऊंगा। तो वो पुराना फर्नीचर जो मैं सेल कर रहा हूं, क्या वो मेरा काम है? क्या वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा था? लेकिन वो गुड्स तो है। देन ऑल्सो कवर्ड। हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं और हमें लगता है कि एक दुकानदार और खरीदार, दुकानदार की शॉपकीपर की बात ही नहीं हो रही है, सेलर बाहर की बात हो रही है। सेलर का मतलब वो नहीं है जो आप दुकानदार की बात करते हैं। क्लियर है बात? इस बात को समझना जरूरी पड़ेगा। तो यहां स्टॉक का मतलब बेसिकली क्या है? जो शेयर वाला स्टॉक होता है। ये एक इंटरप्रिटेशन से निकल के आता है। फाइंडिंग द ट्रू सेंस, फाइंडिंग द ट्रू मीनिंग। बच्चा कभी पूछेगा भी नहीं, अपने मन में वो स्टॉक वाला ही मतलब लेके चलेगा, तो गलत अंडरस्टैंडिंग से फिर रिजल्ट भी गलत ही आएंगे। तो इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स। ये स्टॉक कौन सा है? शेयर स्टॉक। तो एक होता है शेयर सर्टिफिकेट और एक होता है स्टॉक सर्टिफिकेट। इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू। देखिए, मैं जैसे ऊपर मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब डिटेलिंग में नहीं समझा रहा था आपको, क्योंकि मैंने बताया कि उसकी भी डिटेलिंग करने के लिए मुझे 1-1 घंटे के 2 लेक्चर लग जाएंगे, फिर अब वो भी ज्यादा कम पड़ेगा।
लो अपने आप में इतना वास्ट होता है, अगर आपको उसके अंदर मास्टरी लेवल पर हासिल करनी है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, फिर पैसा भी उतना ही होता है। लेकिन एक छोटी सी बात मुझे समझानी पड़ेगी कि आप एक एल्युमिनियम का गेट बनवा रहे हैं, जैसे हमारे क्लासरूम में भी जो आप गेट देख रहे हैं एल्युमिनियम के गेट हैं। ये गेट कैसे बने होंगे? एल्युमिनियम की बार आई होंगी, रोड्स आई होंगी, तो उसके बाद इसके कारीगर ने उन्हें कांटा छाटा होगा और आपस में असेंबल करके ये गेट दरवाजा बनाया और फिर असेंबल कर दिया, अटैच कर दिया विद द लैंड। बिफोर इंस्टॉलेशन ये चीज मूवेबल थी, आफ्टर इंस्टॉलेशन ये इमूवेबल बन जाती है एज पर द लॉ। नाउ यू कैन नॉट मूव दिस गेट, नाउ यू कैन नॉट मूव दिस गेट। ये मैं थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ ले जा रहा हूं क्योंकि मुझे ग्रोइंग क्रॉप ग्रास को समझाना पड़ेगा। यही चीज इंस्टॉलेशन से पहले मूवेबल थी, लेकिन आफ्टर इंस्टॉलेशन क्या बन गई? इमूवेबल बन गई। एज इट इज आप इसे मूव नहीं कर सकते, आपको डिसमेंटलिंग करना पड़ेगा इसे। यू हैव टू डिसमेंटल दिस गेट। क्लियर होगी बात? ये जो ग्रोइंग क्रॉप्स है, फसल है, खड़ी हुई लैंड आ रही है, वो भी एक तरह से देखा जाए इमूवेबल ही होती हैं। वो भी एक तरह से देखा जाए क्या होती है? इमूवेबल ही होती हैं। इस एग्जाम्पल से समझा दिया ना मैंने आपको, क्योंकि दैट क्रॉप्स आर अटैच्ड विद द लैंड, बट इन्होंने स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है और उसकी एक कंडीशन रख दी है, ग्रोइंग क्रॉप ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू, थिंग्स में ये गेट भी आ जाएगा। Growing crop, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale are included in the definition of good. मुझे ये बिल्डिंग बेचनी है एज इट इज अपने माल के साथ, इसकी कीमत तो लगती है ना कि बिल्डिंग की कितनी कीमत है, आपने फॉल सीलिंग करा रखी है, प्रोजेक्ट लगा रखा है, 10 एसी लगा रखे हैं, एल्यूमिनियम के गेट लगा रखे हैं, इनकी भी कीमत जुड़ेगी। एक प्राइस तय हुआ 50 लाख रुपए, पूरे 50 लाख रुपए सेल्स गुड्स एक्ट में कवर्ड नहीं है। ये ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला हो जाएगा। एक अलग एक्ट है हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट थिंग्स ग्रास अटैच टू द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आता है कि जी मुझे केवल आपके ये दरवाजे खरीदने हैं एल्यूमिनियम के, मैंने अलग करके ले जाऊंगा, तो दैट ट्रांजेक्शन आर कवर्ड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बिकॉज वो ग्रोइंग क्रॉप, वो ग्रास, वो थिंग्स जो अटैच टू द लैंड है बट एग्रीड टू बी सीवर्ड, सीवर्ड का मतलब है अलग कर ली जाएगी बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये तय है। अगर आप जमीन के साथ बेच देते हैं तो ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन इमूवेबल है, चाहे प्राइस अलग से डिफाइंड भी है। हमने कहा जी बिल्डिंग का हम 40 लाख देंगे, जो सब लगा हुआ है 10 लाख लेंगे, 50 लाख टोटल देंगे, तो 10 लाख हमें पता है इन सब चीजों का है, लेकिन ये अलग करके ले जाया जाएगा, ये एग्रीड नहीं है। तो वो थिंग्स, वो ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास which are not agreed to be severed are not covered. क्लियर होगी बात ये? तो गुड्स क्या क्या है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्सचेंजेबल क्लेम एंड मनी, बट इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर, इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale. Clear है? It is to be noted here. ये नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझा ही चुका हूं।
It may be noted that contract relating to external claim, immovable property and services are not covered by this act. समझा तो चुका हूं मैं, जो चीज गुड्स है ही नहीं, तो हाउ दैट ट्रांजेक्शन विल कवर्ड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. इमूवेबल प्रॉपर्टी को साफ साफ बाहर का रास्ता दिखलाई दिया गया है, क्योंकि मूवेबल है. एक्सनेबल क्लेम को माना ही नहीं है. एक्सनेबल क्लेम ऑन दो मूवेबल है, मनी भी मूवेबल है, लेकिन लगाना नहीं है उन्हें उसके ऊपर. इमूवेबल तो चलो मूवेबल है ही नहीं, लेकिन एक्सनेबल क्लेम एंड मनी तो मूवेबल है. एक्सनेबल क्लेम आपके समझाने के लिए, समझने के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में उसके भी नियम जा रहे हैं. आप ये समझ लीजिए कि रिकवरेबल डेट, एक्सनेबल क्लेम, आपको ए को बी पार्टी से कोई डेट रिकवर करना है, कोर्ट में केस चल रहा है, पता है 10-10 साल लगेंगे, तो इसके भी एजेंट बैठे हुए हैं, ये 10 साल तक फंसा रहे, अपने बिजनेस पे ध्यान दे और उस पर ध्यान दे ना, वो छोड़ सकता है. तो एजेंट बैठे हुए वो कहते हैं कि मेरिट के आधार पर, कि एजेंट भी देखते हैं कि ए का पक्ष कितना मजबूत है, वो जीतेगा नहीं जीतेगा, तो ए ट्रांसफर दिस रिकवरेबल डेट, राइट टू रिकवरेबल डेट ट्रांसफर टू सम अनदर पर्सन, दिस इज कॉल्ड एक्सनेबल क्लेम. I have a right to recover ₹10 lakh from Mohan, but I have transferred this right in the name of Ram. So this is the actionable claim. This is the actionable claim which I have transferred. क्लियर हुई बात है? प्राइस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मनी कंसिडरेशन, और मनी का मतलब यहां पर है लीगल टेंडर. प्राइस हियर मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर ए सेल ऑफ गुड्स. व्हेन द कंसिडरेशन इज ओनली गुड्स इट अमाउंट टू पहली बार आया है इक्वल टू, कुछ नई नई टर्मिनोलॉजी सीखेंगे. अमाउंट टू, व्हेन कंसिडरेशन इज ओनली गुड्स देन इट इज ए बार्टर एंड नॉट ए सेल. मतलब ये माना जाता है बार्टर के बराबर, तो अमाउंट टू सेल. व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन इट अमाउंट टू गिफ्ट एंड नॉट ए सेल. अगर आपने बदले में कोई चीज ली है तो बार्टर है, तब भी सेल नहीं है, और बदले में कुछ लिया ही नहीं है, गिफ्ट किया है, तो भी सेल नहीं है. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा. एक छोटा सा टॉपिक और समझ लेते हैं फंडामेंटल के लिए. डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, ये समझना बहुत जरूरी है. डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, बिकॉज सेल ऑफ गुड्स कवर्ड व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू ए ट्रांजैक्शन in the nature of sale, but sales of goods act not covered when you are entering into a transaction in the nature of work and labor. बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया में कोई भी ट्रांजैक्शन क्लियरली ना तो इन द नेचर ऑफ सेल होती है और ना ही इन द नेचर ऑफ वर्क एंड लेबर होती है. क्लियरली कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है. तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि दोनों के लिए रूल अलग है? अगर दोनों के लिए रूल अलग नहीं होते, एक जैसे होते, तो भी चलो कोई बात नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं भी करोगे, आउटकम तो आपका सेम ही रहना है, लेकिन आउटकम ही चेंज हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर रिसीविंग सम सर्विस फ्रॉम अनदर पर्सन. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? व्हेन यू आर रिसीविंग गुड्स. इवन इफ यू बाई ए कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम ए शॉपकीपर, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर एंड गुड्स. सर वर्क एंड लेबर कहते हैं,
वो कोल्ड ड्रिंक आपके लिए ठंडी करता है, आपको देता है। When you are goes to a restaurant and order foods, this is also a hybrid transaction of goods, sale of goods and work and labor. जनरली ज्यादातर ट्रांजैक्शन एक हाइब्रिड नेचर की होती हैं, मिक्स्ड नेचर की होती हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर भी आता है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल भी आता है। सर अब कैसे पहचाने? पहचानने का एक ही मूल मंत्र दिया है लॉ मेकर ने। व्हाट इज योर प्राइम मोटिव? If your prime motive is to acquire the goods, then it is a contract for sale. If the prime motive is not to acquire the goods but to enjoy the services, then it is a contract for work and labor. What is your prime motive? When you buy a soft drink from a shopkeeper, and he or she will charge ₹10 या 20, रियलिटी आपका प्राइम मोटिव उसको बाई करना होता है। ऑल्दो वो ट्रांजैक्शन में कुछ सर्विसेज सेलर की तरफ से इन्वॉल्व होती हैं, बट व्हेन यू ऑर्डरिंग सम गुड्स इन ए रेस्टोरेंट, योर नॉट प्राइम मोटिव टू एक्वायर द गुड्स, your prime motive is to enjoy the services, ambience enjoy करना। खास तौर से अगर कोई टीनेजर लड़का लड़की तो ले आए कोल्ड ड्रिंक को रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक को पीने में 1 घंटा लगा देंगे। कोल्ड ड्रिंक थोड़ी पीनी है उन्हें, 1 घंटा समय स्पेंड करना है, एम्बियंस इस का एंजॉय लेना है। When you order a pizza from Biggie, अगर आप खरीदते हैं और घर ले जाते हैं, इट इज ए सेल। बट इफ यू आर ऑर्डर ए पिज्जा फ्रॉम Biggie in a restaurant, then it is a contract for work and labor. If you buy a painting, then it is a sale. जबकि पेंटिंग बनाने में जो गुड्स है वो तो कैनवास है जिसके ऊपर वो पेंटिंग बनी हुई है, कलर है, लेकिन सर्विस भी तो है। लेकिन आपका प्राइम मोटिव क्या है? पेंटिंग को खरीदना। लेकिन अगर आप किसी कलाकार को सिलेक्ट करके बनवाते हैं पेंटिंग, देन इट इज ए वर्क फॉर वर्क एंड लेबर। आप डेंटिस्ट से फोर्स टीथ बनवाते हैं अपने, इट इज ए वर्क एंड लेबर। टीथ तो दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा नहीं कि बने बनाए टीथ खरीद लेते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, तो वो सेल्स ऑफ गुड्स हो जाता। लेकिन जब आप बनवाते हैं तो वो होता है वर्क एंड लेबर। तो ये एक लाइन से आपको डिफरेंशिएट करना है, व्हाट इज द प्राइम मोटिव। In a contract for work and labor, the rendering of service and exercise of skill is the essence of contract, even though there may be delivery of goods. आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए, मैंने आपको असाइनमेंट भी दिए, असाइनमेंट की भी तो लागत है कुछ, ये तो बेचे मैंने, जो मैंने फीस में जोड़ रखे हैं, बट होल कॉन्ट्रैक्ट इज कवर्ड अंडर द वर्क एंड लेबर। बट इफ समवन इज परचेजिंग माई असाइनमेंट itself, then it is a contract of sale. In a contract of sale, the delivery of goods is the essence of the contract, although some labor on the part of the seller might also have been exercised. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स की डिलीवरी मेन एसेंस है, जबकि उसमें कुछ लेबर सेलर की तरफ से एक्सरसाइज की जाती है। It may be noted that sales of goods does not apply to a contract for skill and
लेबर। तो ये ध्यान देने की बात है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर शामिल नहीं होगा। तो आज ये देखा जाए 2 ही पेज हुए, और मैटर का देखा जाए क्योंकि डिजाइन कर रखा है मैटर, तो मैटर ज्यादा नहीं है, लेकिन छोटे से मैटर में एक पूरी की पूरी क्लास आपकी स्पेंड हुई। लेकिन अब इसके बाद किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि लॉ में जो इंपॉर्टेंट है, जो माइंड कहा जाता है, वो आइडेंटिफिकेशन, अब वो फंडामेंटल से ही आता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।